नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस योग्यता उन्नति कौशल तर्क अभ्यास और मंथन के यूट्यूब लाइव और गूगल मीट प्लेटफॉर्म पर मैं प्रभाकर बाबुलकर, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आज कक्षा 12 फिजिक्स के अध्याय 1 विद्युतावेश का क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जो लेसन है उसका हमारा जो चौथा आज कक्षा है, चौथी कक्षा, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी व्यूअर्स का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो आज की कक्षा हम शुरू करें उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको जो पिछली हमने 3 कक्षाएं पढ़ी हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है, तो उसका रिकैप हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश, और उसमें हमने देखा था, हिस्ट्री पढ़ी थी कि विद्युत आवेश की हिस्ट्री थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक व्यक्ति ने, जो थे ग्रीस के, उन्होंने सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो है देखा था। और टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो दो तरह के आवेश होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। एक धनावेश का नाम दिया था और एक ऋणावेश नाम दिया था। कॉजेज ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी, किसी वस्तु पर अगर कोई चार्ज आता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है, तो उसको हमने समझा था। और वो कारण था जनरली कि घर्षण, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। हमने देखा था। हमने एक एक्टिविटी करके देखी थी जो कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से संबंधित थी, जिसमें हमने चार्ज का जो संसूचन करने के लिए यंत्र का हमने देखा था कि ये चार्ज का संसूचन किस तरह से करता है, डिटेक्शन ऑफ चार्ज किस तरह से होता है वर्णपत्र विद्युतदर्शी के से। और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चार्ज की, यानी कि आवेश की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। एडिटिव प्रॉपर्टी थी, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और एक में पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, तो बिंदु आवेशों के बीच जो बल है वो हमने पढ़े थे। उसमें उसके अंतर्गत हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, और कूलाम के नियम को फिर हमने वेक्टर फॉर्म में भी देखा था। उसके अलावा हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, और इसके आधार पर हमने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी कि बहुल आवेशों के बीच में बल को हमने देखा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी कि बहुत सारे आवेशों का एक निकाय है, तो उस निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमने कैलकुलेट किया था। और उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देखी थी, यानी कि विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। विभिन्न तरह की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमने पीछे पढ़ लिया था। और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कल की जो कक्षा थी उसमें पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत हमने विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये पढ़ा था, और उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है और किस तरह से उसका फॉर्मूला वगैरह, उसके बारे में पूरा डिटेल में हमने अध्ययन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट इन इट्स एक्सल पोजीशन, इसकी जो द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव, उसकी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। उसके अलावा हमने विषुवतीय तल में स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना भी की थी। और अंत में हमने डाइपोल यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो एक समान विद्युत क्षेत्र में उसको रख देने पर उस पर एक परिघ लगता है, उसका परिघ का आघूर्ण कितना होता है, उस फॉर्मूले को भी हमने पढ़ा था। और जो फॉर्मूला आपने देखा था वो फॉर्मूला आया था हमारे पास, पी ई साइन थीटा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये बना था, जहाँ पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है विद्युत द्विध्रुव का, ई विद्युत क्षेत्र है, और थीटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का कोण है। इसको सदिश स्वरूप में भी हमने देखा था,
वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर। और अब आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। आज का लेसन शुरू करते हैं। तो आज की जो विषय सूची है, टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर टुडे, ये है कि क्षेत्रफल सदिश हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। फिर हम पढ़ने वाले विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। फिर हम घनकोण इनकी सॉलिड एंगल के बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गाउस का प्रमेय, गाउस थ्योरम। और उसके बाद हम गाउस थ्योरम का एक अनुप्रयोग है जो कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर, इसको हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड अक्षें हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, त्रिविमीय अक्षें, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है। यहाँ पर हम एक कल्पना करते हैं एक छोटे से क्षेत्रफल की, और वो इस तरह से है। यहाँ पर हमने एक भुजा ले ली ए बी, एक भुजा बी सी हमने इसके बिल्कुल लंबवत ले ली, ठीक है। और इस तरह से एक हमारे पास ये चतुर्भुज का निर्माण हो गया जो कि वर्ग है, ओ ए बी सी ओ। इस तरह से एक चतुर्भुज बन गया जो कि वर्गाकार है। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए चारों भुजाएं हमारे पास इसकी ए है, तो ये ए भुजा का एक वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल कितना है, तो आप आसानी से जवाब देंगे कि इसका क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर होगा। लेकिन ये ऐसा कहना सही नहीं होगा, इसका केवल परिमाण है, जबकि क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि है। तो इसका सदिश स्वरूप में अगर देखें, इसका वेक्टर फॉर्म क्षेत्रफल से एरिया का, तो ये वर्ग है ओ ए बी सी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो भुजा है वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी कि सदिश गुणनफल करते हैं। और वो कुछ इस तरह से आता है, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। आपको पता है कि सदिश गुणनफल जो होता है दो वेक्टरों का, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो होता है ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। और यहाँ पर जो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का है 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर साइन 90 आएगा। और ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, इस क्षेत्रफल का जो दिशा होती है, क्योंकि वेक्टर है तो दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा इसके तल के लंबवत होती है, बाहर की ओर डाले गए लंब के लंबवत, यानी कि ये जेड दिशा में होगा। और जेड दिशा में आपको पता है कि एकांक सदिश कितना होता है, के कैप होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि एक्स दिशा में एकांक सदिश आई कैप होता है और वाई दिशा में एकांक सदिश जे कैप होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है आई जे के। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाण के साथ में इसकी दिशा में एकांक सदिश यानी कि वेक्टर एस जो होगा हमारा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, वेक्टर एस। दोनों वेक्टरों के, ये जो दो वेक्टर हैं वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, इनको मिलाने वाले तल, यानी कि तल कौन सा है, एक्स वाई तल। ये एक्स वाई तल के लंबवत जो कि जेड दिशा होती है, तो जेड दिशा में हम लेंगे तो परिमाण हम लेंगे क्या, कि इसका परिमाण ए, इसका परिमाण भी ए, लंबाई है ए गुना ए, और बीच का एंगल है 90 डिग्री साइन 90, ठीक है। और गुणा दिशा के लिए हम केवल एकांक सदिश ले लेंगे इनके मिलाने वाले तल के लंबवत यानी कि जेड दिशा में, जो कि के कैप होता है। तो इस तरह से हमारा क्षेत्रफल सदिश बन जाता है, और वो होता है ए स्क्वायर, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और बन गया ए स्क्वायर के कैप, ए स्क्वायर के कैप। तो ये सही बात ये है कि जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो एक सदिश होता है, ठीक है। तो उसकी दिशा जरूर होती है, यानी कि आपको क्या करना है, कोई भी क्षेत्रफल होगा आपके पास, कोई भी तल होगा, उसका क्षेत्रफल अगर देखना है तो उसको सदिश फॉर्म में आप लिखेंगे। और सदिश फॉर्म में क्या होगा, उसमें जो परिमाण होगा, परिमाण तो वही होगा जो आप जानते हैं, जो भी उस तल का या क्षेत्रफल का परिमाण होगा, लेकिन उसकी जो दिशा होगी उस तल के लंबवत बाहर की ओर डालेंगे, लंब की दिशा में हम लेंगे उसकी दिशा, ठीक है। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं। अब हम एक और केस देखते हैं कि जिसमें हमारे पास एरिया वेक्टर हमको निकालना है। मान लीजिए हमारे पास एक तल है, ये आपको दिख रहा है, एक सपाट तल है, समतल है, ठीक है। और ये जो है
डेल्टा एस माना कि इसका क्षेत्रफल है, परिमाण इसका डेल्टा एस है, जो कि लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इस तल का क्षेत्रफल तो यही होगा जो इस जो वृत्ताकार है मान लीजिए, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, अगर इसकी आर त्रिज्या है तो पाई आर स्क्वायर के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए आर त्रिज्या है तो ये पाई आर स्क्वायर के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा। डेल्टा एस बराबर पाई आर स्क्वायर, परिमाण तो ये हो गया। अब दिशा की बात करते हैं तो दिशा क्या बताया मैंने कि तल पर डाले गए लंब की दिशा में। तल किधर है? तल जो आपका ये है तल, ये तल है मान लीजिए, ठीक है। तो इस पर डालेंगे लंब, तो यहाँ पर आप लंब डालेंगे बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर डालेंगे लंब की दिशा में होगा। तो ऐसे आउटवर्ड्स को आप डालेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि सपोज करिए मेरा हाथ है, हथेली है, तो अगर मैं अपने बैक ऑफ द पाम की बात करूं, यहाँ की बात करूं, तो यहाँ पर इस वाले तल के लिए अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो वो क्या होगा, इसके लिए बाहर ऊपर होगा, बाहर की ओर डालेंगे लंब, मतलब इस दिशा में होगा इसका क्षेत्रफल सदिश। और बाकी इसका जो क्षेत्र यानी कि परिमाण होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा, पाम का जो क्षेत्रफल है। लेकिन इसके जो हथेली का जो दूसरा सिरा है यानी कि ये वाला, अगर मैं ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें अगर मैं कहूँ कि इसके लिए इस वाले पृष्ठ के लिए, ठीक है, इस वाले पृष्ठ के लिए क्या क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो इसका परिमाण और इसका परिमाण तो समान है, क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, बाहर किधर होगा, इसके लिए नीचे होगा, इसके लिए बाहर नीचे होगा। तो बाहर की ओर डालेंगे, लंब की दिशा में होता है, ये याद रखें, ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना करें, इस तरह से हमको करना है, ठीक। तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं कि अगर हमने हमारे को माना कि वेक्टर इसके साथ संबंधित जो वेक्टर है डेल्टा एस के साथ वेक्टर डेल्टा एस सपोज, तो वेक्टर डेल्टा एस को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर लिखने के लिए हमको क्या करता है कि उसका परिमाण, किसी भी वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, उसके परिमाण और उसकी दिशा में एकांक सदिश। मान लीजिए हमारे पास जो वेक्टर डेल्टा एस है ये वाला, जो कि इस वेक्टर के इस क्षेत्रफल के साथ संबंधित वेक्टर है, तो इसका परिमाण डेल्टा एस है, ये तो पता है हमको। लेकिन इसकी दिशा में अगर एकांक सदिश ये वाला जो ग्रीन वाला है आपके पास एन कैप हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर डेल्टा एस बराबर, वेक्टर बराबर क्या होता है, उसका परिमाण यानी कि डेल्टा एस और गुणा कर देंगे आप इसका एन कैप। एन कैप क्या है, एकांक सदिश, इसका एक इसकी दिशा में एकांक सदिश। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं कि उस वेक्टर का परिमाण और उस वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। और ये क्षेत्रफल सदिश का जो वेक्टर है उसकी जो दिशा होती है, मैंने कहा बाहर की ओर, तल पर उस पृष्ठ पर बाहर की ओर डाले गए लंब की दिशा में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो ये हम इस तरह से क्षेत्रफल सदिश बनाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर है आपके पास सामने, जैसे बताया मैंने, वेक्टर डेल्टा एस बराबर डेल्टा एस इंटू एन कैप हो गया, ठीक है। ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। डेल्टा एस क्या बताया, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण, ठीक है। परिमाण वही है जो क्षेत्रफल आप जानते हैं वही, ठीक है। और एन कैप क्या है, वेक्टर डेल्टा एस की दिशा में एकांक सदिश। वेक्टर डेल्टा एस की दिशा क्या है, तल पर जो भी पृष्ठ है उस क्षेत्रफल पर बाहर की ओर डाले गए लंब की दिशा में, यानी कि इस क्षेत्रफल पर बाहर की ओर डाले गए लंब, मतलब ये दिशा, ठीक है। ये दिशा है एन कैप की। अनंत, अब ये तो है बड़ा क्षेत्रफल, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्रफल हो, मान लीजिए मैं कहूँ कि बहुत टाइनी है, बहुत ज्यादा छोटा क्षेत्रफल है ये वाला, ठीक है। इसका वैल्यू हम लिखेंगे डेल्टा नहीं, डीएस लिखेंगे। अभी छोटे क्षेत्रफल होते हैं हम उनको डेल्टा की बजाय डी से दिखाते हैं, डीएस, कैलकुलस की लैंग्वेज है ना। तो अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल को या दूरियों को या अनंत सूक्ष्म भौतिक राशियों को डी लगाते हैं और उसके आगे प्रतीक उस भौतिक राशि का लिखते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए अगर हम प्रतीक लिखते हैं एस, एस फॉर सरफेस एरिया, ठीक है, एस फॉर एरिया। कभी कभी आप ए भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में आपको एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए ए भी लिखा मिलेगा, कैपिटल ए, पर यहाँ पर हम एस दिखा रहे हैं, एस फॉर सरफेस, ठीक है। तो डीएस अगर इसका क्षेत्रफल है, मान लीजिए बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो इसके साथ संबंधित जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, इस पर बाहर की ओर डाले गए लंब की दिशा यानी कि ये दिशा में वेक्टर डीएस हम लेंगे, इसके साथ संबंधित या इसके साथ एसोसिएटेड क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीएस। और इसका वैल्यू जैसे हमने यहाँ दिखाया ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, वेक्टर डीएस बराबर इस वेक्टर डीएस का परिमाण कितना, डीएस, ठीक है, और गुणा एन कैप। एन कैप क्या होगा, इस दिशा में वेक्टर डीएस की दिशा में, यानी कि जो डीएस क्षेत्रफल है, हमारा तल है, पृष्ठ है, उस पर बाहर की ओर डालेंगे लंब की दिशा, यानी कि ये दिशा, ये दिशा, ये एन कैप की दिशा। तो परिमाण और एन कैप यानी कि उसके बाहर की ओर डालेंगे लंब की दिशा।
ठीक है, एकांक सदिश इनका गुणा कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी क्षेत्रफल सदिश को सूक्ष्म, जो बहुत ही अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल है, उसको हम इस ढंग से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा कि हम कैसे दिखाने वाले हैं। आगे हम जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसकी, गॉस थ्योरम या उससे संबंधित जो भी हम उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, वहाँ पर इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान में रखें कि हमने क्या-क्या सीखा था। क्षेत्रफल सदिश का जो एसआई मात्रक होता है वो आप समझ रहे होंगे, जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वही क्षेत्रफल सदिश का भी मात्रक होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश एक्चुअल में क्षेत्रफल ही है, केवल उसके साथ दिशा और जुड़ जाती है। तो क्षेत्रफल का मात्रक हम जानते हैं, एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल सदिश का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर है। और विमा उसकी आप समझ सकते हैं कि विमा क्या होगी, वही जो क्षेत्रफल की विमा है, इनकी एल स्क्वायर होती है, कैपिटल एल स्क्वायर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक अलग परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्षेत्र रेखाओं की संख्या के आधार पर हम इसको कैसे डिफाइन करें। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को डिफाइन किया था कि किसी बिंदु पर अगर एकांक धनावेश पर जो लगने वाला बल होता है, उस बल के बराबर होता है क्या, विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर, और उस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होता है। या अगर मान लीजिए कहीं पर किसी बिंदु पर क्यू आवेश है सपोज, और इस पर बल अगर एफ लग रहा है, तो क्यू आवेश पर अगर बल एफ है तो एकांक धनावेश पर बल कितना होगा, एफ अपॉन क्यू होगा। और इसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कह देते थे। ठीक है, तो ये तो है, ठीक है। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं इसको क्षेत्र रेखाओं के संबंध में, क्षेत्र रेखाओं की संख्या के आधार पर। तो यह क्षेत्र रेखाओं की संख्या के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मायने है, इसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, देखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हम, जैसे कि अभी मैंने बताया, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, बिंदु का भी लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका, विद्युत क्षेत्र। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो उस बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल अगर रख देंगे छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है, वहां पर उस एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। वो जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बताएगी। अगर किसी बिंदु पर मान लीजिए, सपोज करो मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, यहाँ पर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की, माना कि एकांक क्षेत्रफल मैंने ले लिया, और यहाँ पर मान लीजिए जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इसके लंबवत इतनी गुजर रही हैं, दो गुजर रही हैं, ठीक है। तो इसकी प्रबलता इसके आधार पर तय की जाएगी। मान लीजिए एक और एकांक क्षेत्रफल मैंने यहाँ बगल में ले लिया, और यहाँ से जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वो माना कि इतनी गुजर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वीक फील्ड है क्योंकि कम क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, और यहाँ पर क्षेत्र की प्रबलता अधिक है क्योंकि यहाँ पर अधिक क्षेत्र रेखाएं एकांक क्षेत्रफल से गुजर रही हैं। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, ठीक है, उसके अभिलंबित गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वह जो है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बतलाती है, उसकी माप होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको और समझते हैं। मान लीजिए एक क्षेत्र है हमारा, कोई भी तल है, इस तल के अभिलंबवत कुछ बल रेखाएं गुजर रही हैं, क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। आप गिन सकते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। लेकिन हम ये ऐसा ही, यही तल हम दूसरी जगह रखते हैं, किसी दूसरे स्थान पर, तो तल वही है, क्षेत्रफल वही है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी घनी हैं। और अब की बार इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 या 12 के आसपास, मतलब अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो सीधा सा मतलब हुआ, क्योंकि यहाँ क्षेत्र रेखाएं घनी हैं, यानी कि अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इस तल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी। ये प्रबल क्षेत्र है, जबकि ये दुर्बल क्षेत्र है। ठीक है, ये दुर्बल क्षेत्र है पहले वाला, और ये बाद वाला प्रबल क्षेत्र है। तो जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं घनी घनी होंगी, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे, मतलब उसकी क्षेत्र रेखाओं की जो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी घनत्व वो अधिक है, तो प्रबल क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्र रेखाओं के आधार पर विद्युत क्षेत्र का जो है माप हो जाती है इस तरह से। अब आते हैं हम नए टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को समझते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को की भी माप जो है क्षेत्र रेखाओं की संख्या के आधार पर होती है। लेकिन जब भी हम वैद्युत फ्लक्स को के बारे में जिक्र करते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है हमेशा किसी तल से बद्ध होता है। कोई भी पृष्ठ या कोई भी तल, उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स हम लेते हैं। तो कोई तल या कोई पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स जब हम बात करते हैं,
तो उससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उसके अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स कहलाता है। और देखिए लिखा भी है, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है, और यह एक अदिश राशि है, ये वेक्टर नहीं है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई फ्लक्स और ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ई लगा है सबस्क्रिप्ट में, वो है इलेक्ट्रिक के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, क्योंकि एक और फ्लक्स होता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहाँ हम फाई बी या फाई एम उसको लिखेंगे। यहाँ पर फाई ई से मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये कैसे निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसको देखते हैं हम। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो अभी हमने देखा था प्रबलता, जो कि निर्भर करता है प्रति इकांक क्षेत्रफल से के अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो परिमाण इसके विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण जितना अधिक, ठीक है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा किसी स्थान पर, वहां पर अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा, परिमाण अधिक होने का मतलब समझ रहे होंगे कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक होने का मतलब है कि वहां पर प्रति इकांक क्षेत्रफल पर गुजरने वाली अभिलंबित गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो अगर वो अधिक है क्षेत्र रेखाओं की संख्या प्रति इकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, तो वहां पर जो है उस वहां पर जो भी पृष्ठ होगा उस पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी अधिक होगा। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती होता है कहने का मतलब है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, ई क्या है, परिमाण है किसका, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है, फाई क्या है, फ्लक्स है। तो ई जितना बड़ा होगा फाई ई भी उतना ही बड़ा होगा। दूसरी जो राशि है उस पर निर्भर करता है कि हमने कहा कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसी पृष्ठ से काल्पनिक पृष्ठ से जो फ्लक्स है वो उस पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। अब बड़ा पृष्ठ होगा तो ज्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, सीधे सा मतलब है। छोटा पृष्ठ होगा तो कम क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मान लीजिए छोटा पृष्ठ आपके पास है, ठीक है, तो क्षेत्रफल इतना है, यहाँ से गुजर रही है क्षेत्र रेखाएं इतनी, ठीक है, ये क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम कर दे बना दें यहाँ पर बड़ा पृष्ठ एक, तो आप देख रहे हैं इस बड़े पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या वही क्षेत्र है, क्षेत्र को हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं जो छोटे वाला जो क्षेत्र था उससे गुजरने वाली संख्याएं केवल 2 हैं, और इस बड़े से गुजरने वाली संख्या इतनी 6 है। तो सीधा सा मतलब है फ्लक्स बढ़ गया है, इससे संख्या बढ़ गई क्षेत्र रेखाओं की, तो फ्लक्स बढ़ गया। तो इससे फ्लक्स ज्यादा आ रहा है, इससे फ्लक्स कम आ रहा है। तो फ्लक्स क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है कि जिस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आप निकाल रहे हैं उस का क्षेत्रफल का परिमाण कितना ज्यादा है। तो परिमाण जितना बड़ा होगा क्षेत्रफल का उतना ही बड़ा फ्लक्स होगा, यानी कि क्षेत्रफल के परिमाण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, हमारा क्षेत्रफल का परिमाण है। ठीक है, ये क्षेत्रफल का परिमाण इस पर डिपेंड करता है। एक और राशि पर डिपेंड करता है, वो है क्या, एंगल। कौन सा एंगल, जैसे कि अभी हमने देखा था, माना कि ये क्षेत्रफल हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पर भी उतना ही क्षेत्रफल हम बना देते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो सपोज करिए ऐसे हैं, और यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं इस तरह से तिरछी। यहाँ पर अगर हम वो देखें क्या बोलते हैं इसका क्षेत्रफल सदिश की बात करें, तो क्षेत्रफल सदिश तो अभिलंबित होता है ऐसे इस दिशा में। ठीक है, डेल्टा एस का वैल्यू ये वेक्टर डेल्टा एस, और ये डेल्टा एस है, ये भी डेल्टा एस है क्षेत्रफल इसका, इसका वेक्टर डेल्टा एस भी इधर। यहाँ देखिए वेक्टर डेल्टा एस और ई के बीच में, विद्युत क्षेत्र के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। यहाँ पर देखें विद्युत क्षेत्र इधर है ई, और इधर डेल्टा एस है, इसके बीच एंगल है थीटा सपोज। ठीक है, तो इसका जो घटक है इस दिशा में कितना होगा, इसका घटक इस दिशा में क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा। तो बेसिकली इसके जो लंबवत जो गुजर रही है क्षेत्र रेखा वो कौन है, ई कॉस थीटा, ई नहीं है। तो यानी कि ई कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो एंगल है किसके बीच, वेक्टर ई और वेक्टर डेल्टा एस। वेक्टर ई क्या, विद्युत क्षेत्र, और डेल्टा एस क्या, वेक्टर वेक्टर डेल्टा एस क्या, क्षेत्रफल सदिश। उस तल से बद्ध जो क्षेत्रफल सदिश है, और उस तल से
तल जहाँ पर वो तल है वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर ई है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वेक्टर ई और वेक्टर डेल्टा एस के बीच का एंगल, उस एंगल के कॉस पर भी डिपेंड करता है। वो कॉस थीटा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा विद्युत फ्लक्स होगा, और जितना छोटा कॉस फ्लक्स होगा, कॉस थीटा होगा, उतना ही छोटा विद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि कॉस थीटा के भी अनुप्रमानुपाती है। और थीटा को जैसे हमने बताया, थीटा क्या है आपका विद्युत क्षेत्र ई और जो क्षेत्रफल सदिश है डेल्टा एस, इन दोनों के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन दीज टू। अब देखिए, हमने ये देख लिया कि विद्युत जो फ्लक्स है उसकी निर्भरता किन किन बातों पर है, यानी कि देखा हमने विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता होती है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता से मतलब ई पर, और दूसरी निर्भरता होती है कि क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल का परिमाण है उस पर निर्भरता होती है, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। और दूसरा एक और निर्भरता होती है किस पर, कि कॉस थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो थीटा क्या चीज़ है, वो एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डेल्टा एस, यानी कि विद्युत क्षेत्र और दूसरा जो क्षेत्रफल सदिश है पृष्ठ का, उसके बीच के कोण के कॉस पर भी निर्भर करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब बात आती है कि यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है मान लीजिए, और पृष्ठ समतल है, तो दोनों केसेस हैं कि पृष्ठ तो समतल है, प्लेन है, किसी भी आकृति का हो लेकिन प्लेन है, ठीक है। और दूसरी बात है कि उसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। एक समान का मतलब में क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर है। अगर इस तरह का है तो तब हम कैसे विद्युत क्षेत्र को विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, उसको देखिए। मान लीजिए इस तरह का हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये विद्युत क्षेत्र जो है हमारा इस तरह का है, यानी कि समानांतर है, यानी कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ई तीव्रता का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो पृष्ठ दिखाया गया है, भले ये पृष्ठ कैसा है, वृत्ताकार है या किसी भी अन्य आकृति का हो सकता है, परंतु ये समतल है, समतल पृष्ठ हो और एक समान तीव्रता का क्षेत्र है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, जबकि क्षेत्र पर इस पृष्ठ पर जो लंब रेखा है, जो लंब की दिशा है वो बाहर की तरफ डाला गया लंब, यानी कि वेक्टर डेल्टा एस की दिशा ये है। और डेल्टा एस का क्षेत्रफल, यानी कि वेक्टर डेल्टा एस का परिमाण डेल्टा एस है। तो इस केस में हमको सिंपल सा करना है कि इस तल से बद्ध फ्लक्स या इस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, वो होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। इस तरह से इसका फॉर्मूला दिया जाता है, ठीक है। इस एरिया एलिमेंट क्षेत्रफल अवयव बोलते हैं इसको, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है इन दोनों के वेक्टर ई और वेक्टर डेल्टा एस के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस बराबर आप जानते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस बराबर क्या होगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो तीनों चीजें आ गई जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, और जो वेक्टर ई और वेक्टर डेल्टा एस के बीच जो कोण है उस कोण के कॉस के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, डेल्टा फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। ये चीजें हम देख चुके हैं। जहाँ ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता है। डेल्टा एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण है, ठीक है। और थीटा क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर डेल्टा एस के बीच का कोण है, ये हमने देख लिया था। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है, मात्रक आप समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले में देख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। ई विद्युत क्षेत्र है जिसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है। और डेल्टा एस का मात्रक क्या है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो आप इसका बना सकते हैं, ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम, डेल्टा एस का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि कूलम माइनस वन भी आप लिख सकते हैं, यानी कि इस ढंग से आप लिख सकते हैं। तो ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस वन लिख सकते हैं। एक और मात्रक हो सकता है, ई का मात्रक जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम के अलावा एक और होता है, जो आप नेक्स्ट लेसन जो हमारे पास होगा, विभव वाला लेसन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें आप पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर भी होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। और डेल्टा एस का मात्रक मीटर स्क्वायर का गुणा हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक मीटर से एक मीटर कर गया तो बना के वोल्ट मीटर। तो इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी हो सकता है या वोल्ट मीटर, ठीक है।
विमा देखेंगे तो विमा क्या होगी, ई की विमा गुणा डेल्टा एस की विमा। कॉस थीटा की विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि होती है। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस हैं सब विमाहीन है। तो ई की विमा क्या होती है आप जानते हैं, न्यूटन पर कूलम, यानी कि mlt-2 और कूलम की होती है at। तो a ऊपर जाएगा, a -1 होगा, t एक ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुई ई की विमा। और डेल्टा एस की विमा क्या है, एल स्क्वायर। तो बनेगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर गुणा होगा इसमें एल क्यूब बनेगा, तो बन जाएगा ml3t-3 a-3 ml3t-3 a-1। ये जो है इसकी विमा होती है। तो विमा हो गया, मात्रक हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सब आप याद रखेंगे। और एक चीज और दिमाग में रखेंगे कि अगर जो ये क्षेत्र रेखाएं, जैसे कि यहाँ पर इस पृष्ठ के जो ऊपर वाला पृष्ठ है उसके बाहर की ओर है, इधर को क्षेत्र रेखाएं बाहर को निकल रही है, तो पॉजिटिव होता है फ्लक्स, ये पॉजिटिव फ्लक्स है। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्र रेखाएं इधर अंदर आ रही होती, इस पृष्ठ की तरफ ऐसे आ रही होती, तो अंदर की और आने वाली क्षेत्र रेखाएं अगर हैं पृष्ठ के, तो उस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव भी होता है फ्लक्स और नेगेटिव भी होता है, ये अपने दिमाग में बिठा दीजिए। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र ऐसा हो कि जो असमान है। असमान का मतलब आप समझते हैं, असमान का मतलब क्षेत्र रेखाएं क्या है, समांतर नहीं है परस्पर, मतलब ऐसे, जैसे एक ये है क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे वक्राकार है। ठीक है, ऐसी क्षेत्र रेखाएं वक्राकार, तो ये असमान क्षेत्र को व्यक्त करता है। जहां पास पास है, इस साइड में पास पास है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इधर। यहाँ दूर दूर फैल रही हैं तो यहाँ वीक फील्ड है। ठीक है, एक वीक फील्ड है, तो अलग अलग है। जहाँ पे दूर दूर होंगी क्षेत्र रेखाएं वहां फील्ड वीक हो जाता है, जब पास पास होती है वहां प्रबल क्षेत्र होता है। पहले भी हमने देखा था जब विद्युत रेखाएं हमने पढ़ी थी पिछले लेसन में। ठीक है, तो कह रहे विद्युत क्षेत्र समान हो या पृष्ठ वक्र हो। पृष्ठ आपका जो है समतल नहीं है, समतल ना होकर के कैसा वक्र, ऐसा घुमा हुआ पृष्ठ, घुमा हुआ पृष्ठ मान लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, इस तरह कोई पेपर आप ऐसे घुमा दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे कर्ड हो गया, कर्ड सरफेस हो गई, तो फिर वहां पे क्योंकि ये समतल नहीं है, ऐसे कर्ड हो गया। ठीक है, जैसे कि ये अभी ये प्लेन है तो मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तो ये कर्ड हो गया सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस अगर इस तरह का हो तो तब हम फ्लक्स को कैसे निकालते हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए ये सरफेस है, कर्ड सरफेस दिख रही है आपको। इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे सरफेसेस के लिए हम करते हैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। ये मैंने बहुत बड़ा ले रखा है पर आपको खाली दिखाने के लिए बड़ा है, वैसे ये बहुत छोटा एरिया एलिमेंट है। ठीक है, जो रेड कलर का दिख रहा है, और हमारा पूरा सरफेस ये है येलो कलर का। ठीक है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो हमको पहले छोटे से निकालना है, इतने से कैसे निकालना है, तरीका वही हुआ, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। पर यहाँ पर डेल्टा नहीं, क्योंकि छोटा सा है ना, तो इसलिए डी एस लेंगे। ठीक है, बहुत अनंत सूक्ष्म अवयव है ये। ठीक है, लघु पृष्ठ अवयव। तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हमको चाहिए, इससे साथ एसोसिएटेड हमारा क्षेत्रफल सदिश चाहिए, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इसके लंबवत होगा, मतलब इस रेड कलर का जो क्षेत्र है उसके लंबवत, इधर वेक्टर डेल्टा टी एस। और मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ई। दोनों के बीच एंगल वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच एंगल है थीटा सपोज। तो इससे बद्ध फ्लक्स कितना होगा, चूंकि ये एरिया बहुत छोटा है तो फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, उसको भी हम डी फाई लिखेंगे, डेल्टा फाई नहीं डी फाई लिखेंगे। तो डी फाई ई का वैल्यू इस से गुजरने वाला कितना होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, जैसे हमने पहले किया था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बराबर ई डी एस और इन दोनों के बीच का कॉस, एंगल का कॉस, कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गए। डीएस क्या है, अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर डीएस का क्षेत्रफल सदिश का परिमाण, यानी कि डीएस ई वाला। ठीक है, और इसमें जो वेक्टर ई है वो क्या है, वो विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, उसकी प्रबलता वेक्टर ई। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब हम चाहेंगे कि पूरे क्षेत्रफल से निकले, पूरे क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अवयव हम और ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे अवयव बना लेंगे। मान लीजिए हमने ये बना दिया, छोटा सा क्षेत्रफल सदिश बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया, पूरे में ऐसे बना देंगे। इन सभी जो डीएसएस है हमारे, छोटे छोटे अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल हैं, डीएस 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 डीएस। ठीक है, इनसे बद्ध फ्लक्स हम इसी ढंग से निकालेंगे जैसे ये निकाला।
और उनको सबका टोटल करेंगे तो पूरे पृष्ठ के लिए आ जाएगा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए आ जाएगा, इस पूरे, सॉरी गॉसियन नहीं, इस पूरे वक्र पृष्ठ के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, आपको जोड़ना है, मतलब समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल फाई ई आ जाएगा। तो फाई ई का वैल्यू आएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन किसके लिए, पूरे सरफेस के लिए, तो एस डी फाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, डी फाई का वैल्यू यहाँ रख दिया, ये वाला वैल्यू ये रख दिया, फिर ये इसके इक्वल है तो ये यहाँ रख दिया, तो ये बन करके आपके पास आ जाएगा पूरा इन सभी छोटे छोटे फ्लक्सेस का, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस का टोटल पूरे पृष्ठ के लिए, उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर एस से गुजरने वाला फ्लक्स, इस एस सरफेस, ये बन जाएगा। अब एक और है हमारे पास, अगर पृष्ठ, देखो ये वक्र तो था, अभी हमने लिखा वक्र पृष्ठ से, मैंने अभी ये इसका उदाहरण दिया तो ऐसे वक्र, ठीक है, लेकिन अब हम ऐसे पृष्ठ की बात कर रहे हैं जो कि बंद पृष्ठ है, जैसे कि आप ऐसे बलून समझ सकते हैं, ऐसे बलून पूरा ऐसे, ठीक है, उसका आदि न अंत, उस पृष्ठ का ऐसे किसी आयतन को घेर रहा हो, ठीक है, इस तरह से कोई आयतन को घेर रहा है, उसको बोलते हैं बंद पृष्ठ, ठीक है, खुला नहीं होगा पृष्ठ, ओपन नहीं, तो बंद पृष्ठ अगर है, ठीक है, तो बंद पृष्ठ के केस में भी हम ऐसे ही करते हैं, पर समाकलन जो करने का तरीका है वो अलग हो जाता है, बस सिंबल अलग लिखते हैं, उससे पहचान लेते हैं हम कि ये बंद पृष्ठ है। ये पृष्ठ देखिए, ये एस सरफेस है ये वाला, लेकिन अब की बार ये ओपन सरफेस नहीं है, जैसे बलून होता है ना, तो बलून की तरह ऐसे बंद है पूरा ऐसे, ठीक है, चारों तरफ से ऐसे गोल, ऐसे इस तरह से बंद पृष्ठ है। तो इस पर भी हम वही करेंगे, पूरे पृष्ठ से निकालना है तो हमें पहले एक छोटा सा पृष्ठ अवयव लेना पड़ेगा, बहुत ही अनंत सूक्ष्म पृष्ठ अवयव, जो कि हमने यहाँ ले रखा है टीएस, ये वाला छोटा सा रेड कलर। तो इसके लंबवत, इसका क्षेत्रफल सदिश डीएस इसका वैल्यू है, क्षेत्रफल इसका डीएस है इस रेड वाले का, इसके लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत जो है इसका क्षेत्रफल सदिश, जो कि वेक्टर डीएस आपको दिखा ये, ठीक है, और यहाँ पर मानेंगे विद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, ये वाला, दोनों के बीच एंगल वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का एंगल है थीटा, तो हम पहले इससे बद्ध फ्लक्स निकालेंगे, छोटा सा फ्लक्स, तो ये भी छोटा ही होगा फ्लक्स, तो इसको करेंगे डी फाई, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया वैसे ही अभी करेंगे, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ठीक है, समझ गए होंगे, बार बार हम वही कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं क्योंकि हमने पूरा कर लिया है, तो इस तरह से करेंगे आप, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, और इसका वैल्यू होता है ई ds और दोनों के बीच का एंगल का cos, ई ds cos थीटा, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां से फ्लक्स समझकर निकल गया, ये वाला फ्लक्स निकल गया, यहां से निकलने वाला फ्लक्स, ऐसे से छोटे 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 बहुत सारे एरियाज ले लेंगे, छोटे छोटे पूरे पृष्ठ में, पूरे बंद पृष्ठ में, जैसे गुब्बारा होगा ना, गुब्बारे के पूरे बलून के पूरे पृष्ठ में, ठीक है, चारों तरफ छोटे 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 ले लेंगे, और उन सबसे इसी तरह से जैसे हमने निकाला फ्लक्स निकालेंगे, और उन सब का ऐड करेंगे, और उन सबको ऐड इस तरह से करना नहीं है हमको, केवल हमको ये बता रहा हूँ मैं कि इस तरह से होता है, और लेकिन ऐड करने का हमारे पास तरीका होता है, क्या होता है, हमने क्या करना है, समाकलन कर देना, तो हमने इसका समाकलन कर देना है, इसका समाकलन, परंतु ये पृष्ठ कैसा, ओपन तो है नहीं, बंद है ना, तो बंद पृष्ठ किसको, पृष्ठ का वैल्यू कितना है, एस पूरा, तो पूरे पृष्ठ के लिए करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए करेंगे तो एस लिखेंगे, समाकलन के नीचे एस लिखेंगे, और फिर क्या करना है, ऐसे सर्कल बना देना है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है, ये सिंबल होता है, ये सिंबल देखिए दोबारा बना दो, ये बना, किसका हुआ, ये इंटीग्रेशन का साइन हुआ, इसमें अगर मैंने एस लिख दिया तो इंटीग्रेट किस में कर रहे हैं हम, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरे सरफेस के सारे छोटे छोटे फ्लक्सेस होंगे उन सबका टोटल कर रहे हैं, और चूंकि वो पृष्ठ कैसा है, बंद है, तो बंद है तो उसके लिए हम क्लोज्ड भी लिखेंगे, ये क्लोज ऐसे बना देंगे, ठीक है, अब किसका कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे डी फाई आएंगे उनका कर रहे हैं, तो डी फाई यहाँ पे, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे, बंद पृष्ठ समाकलन, इतनी चीज है, बंद पृष्ठ समाकलन या क्लोज सरफेस इंटीग्रल किसका, डी फाई का, तो देखिए ये डी फाई का क्लोज सरफेस इंटीग्रल कितना होता है, ई डॉट डी एस इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना है, ई डी एस कॉस थीटा, ये आगे बाकी तो सॉल्व करना है, तो जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा किसी बंद पृष्ठ से संपूर्ण जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, अब हम सीखते हैं एक नई चीज, और वो है बेटा सॉलिड एंगल।
इसको आपने प्लेन एंगल तो सुने होंगे। प्लेन एंगल जो होते हैं ना, एंगल जब आप पढ़ते हैं, कोण वगैरह पढ़ते हैं ना, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे बोलते हैं, डिग्री में बोलते हैं, लेकिन डिग्री जो है सही मात्रक नहीं होता कोण का, ठीक है, वो होता है रेडियन। रेडियन में होता है पाई रेडियन, बोलते हैं पाई रेडियन, तो रेडियन में होता है, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक रेडियन है, पर हम डिग्री भी बोलते हैं, जनरली डिग्री वगैरह भी लिखते हैं। तो पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन वो होता है 180 डिग्री, है ना। ये रेडियन और डिग्री में संबंध होता है, ये हम जानते हैं। तो ये ऐसा ही मात्रक है रेडियन किसका, लेकिन वो समतली कोण। समतली कोण क्या होते हैं, दो रेखाएं अगर हों, तिरछी रेखाएं, तो उनके बीच जो बनने वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं समतली कोण, ठीक है। इसको रेडियन में नापते हैं। लेकिन जिस कोण की मैं बात कर रहा हूँ वो कोण अलग है। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, सपोज एक पृष्ठ ले लिया मैंने, ठीक है, देखिए ध्यान देना, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ से यहां पर कोई बिंदु ले रहा हूं, ये पॉइंट। इस पॉइंट को अगर इस पृष्ठ की बाउंड्री से मिलाऊं मैं, सोचिए कैसा बनेगा, ऐसे। सारी बाउंड्रीज को मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह का जो क्लाउन का कैप होता है ना, ऐसे ऐसे वाला क्लाउन का कैप जैसा बन जाएगा ना। या सॉफ्टी आइसक्रीम आपने खाई होगी, है ना, चने मुरमुरे खाते ऐसे करके सॉफ्ट से कोन टाइप का बन जाता है ना, कोन। तो ये जो एंगल बनता है ना यहाँ पर, ये एंगल, ये एंगल जो है ऐसा नहीं है जैसा ये है। ये तो दो रेखाओं के बीच में है, लेकिन ये दो रेखाओं के बीच में थोड़ी नहीं है, तो पूरा सरफेस है, चारों तरफ है सरफेस, वहां बना हुआ है एंगल, इस पॉइंट पे बना हुआ एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको हम डी ओमेगा से या ओमेगा से दिखा देते हैं। छोटे के लिए डी ओमेगा, डी मैंने बोला डी लगाते हैं, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म तो डी लगाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा ओमेगा, और पूरा होता है तो ओमेगा लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओमेगा से दिखाते हैं सॉलिड एंगल को, कहने का मतलब। तो समझ गए होंगे सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करते हैं कि कितना, इसका फॉर्मूले में कैसे रखते हैं। यहां पर देखिएगा, एक सरफेस आपको दिख रही है, पूरी सरफेस है बड़ी, ठीक है। ये सरफेस है पूरी, एक क्लोज सरफेस है, बंद, ठीक है। जैसे मैंने बलून की बात की थी, टेढ़ा मेढ़ा बलून समझिए इसको, ठीक है, कंप्लीट ऐसे बंद सरफेस है, ठीक है, जो एक आयतन को घेर रहा है, ठीक है। बंद पृष्ठ क्या होता है, आयतन को घेरता है, उसके अंदर आयतन आ जाता है, ठीक है, आयतन को इंक्लोज करता है ना। द सरफेस दैट इंक्लोजेस अ वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड क्या, उसको बोलते हैं क्या, बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अंदर, उसके भीतर, जैसे बलून के भीतर समझो, एक पॉइंट है ये वाला ओ। तो इस बलून का, या मतलब बलून तो नहीं है, मतलब क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस का हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, कितना, ds। ये बहुत बड़ा ले रखा है दिखाने के लिए, लेकिन है ये बहुत छोटा, ठीक है। कल्पना करिए बहुत छोटा है ds। अब इसके द्वारा, जैसे मैंने अभी बताया था ना सॉलिड एंगल, इसके द्वारा इस पॉइंट पर अंतरित सॉलिड एंगल क्या होगा, इसकी सब बाउंड्रीज को हम यहाँ मिला दें, मतलब कल्पना करिए बाउंड्री को मिला दी, ये दो तो मिली हुई है, ये दो तो आपको मिली हुई दिख रही है, कौन, ये वाली और ये वाली। इसके अलावा और भी आप अगर कल्पना करें कि यहाँ मिला दें, तो वही जैसे क्लाउन की कैप ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा हमारा क्या, सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत छोटा है, इस क्षेत्रफल के द्वारा इस पॉइंट पर बना हुआ सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको क्या फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो इसको समझते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इसको देखिए, अंतरित घनकोण, इस छोटे लघु पृष्ठव्यों के द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण, ये फॉर्मूला बनता है। पहले इस फॉर्मूले को समझिए, डी ओमेगा इज इक्वल टू वेक्टर ds डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है समझिए, वेक्टर ds तो आप समझते हैं, वेक्टर ds क्या होगा, ये जो सरफेस है ना, जिस सरफेस की बात कर रहे हैं, ये वाला सरफेस, इस सरफेस के अभिलंबवत, ये सेंटर पॉइंट है इसका P, इस सरफेस के लंबवत दिशा में जो ये वेक्टर बना है, वेक्टर ds, जिसको क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं इसका, ठीक है। एक क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds है। और आर कैप क्या चीज है, आर कैप देखिए, ये पॉइंट पी है ना, जो सरफेस का सेंटर पॉइंट है, इसका जिस पॉइंट पे हम घनकोण निकाल रहे हैं ना, ओ पॉइंट पे, उसके सापेक्ष स्थिति सदिश है ये वाला। ये स्थिति सदिश कितना है, आर, वेक्टर आर है। और इस स्थिति सदिश का एकांक सदिश, यानी कि ओ से पी को मिलाने, यानी कि उस बिंदु से जहां पर आप घनकोण निकाल रहे हैं, उस बिंदु से उस पृष्ठ को जिसकी वजह से आप घनकोण निकाल रहे हैं,
उस पृष्ठ को मिलाने वाली जो रेखा है ओपी, उसकी दिशा में एकांक सदिश है, यानी कि वो ये वाला सदिश है। देखिए ये है एकांक सदिश, ये है आर कैप, ठीक है, वेक्टर आर की दिशा में एकांक सदिश। और एकांक सदिश का परिमाण आप जानते हैं एक होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया ऊपर अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? आर यहां से लेकर के ओ से लेकर के पी तक की दूरी, ठीक है, पृष्ठ से लेकर के उस बिंदु तक की दूरी आर, तो उसका वर्ग। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसको और ढंग से देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का, दोनों का परिमाण का गुणा और गुणा कॉस ऑफ उन दोनों के बीच का एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? वेक्टर आर इस डायरेक्शन में, यानी कि किस डायरेक्शन में? वेक्टर आर कैप इस डायरेक्शन में, यानी कि वेक्टर आर की डायरेक्शन में है। और वेक्टर आर की डायरेक्शन ये है, और ये एंगल क्या है? ये कितना? डीएस की डायरेक्शन है। इनके बीच कितना है? थीटा एंगल है। यानी कि इन दोनों के बीच बेसिकली क्या एंगल है? थीटा है, ठीक है। और दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहले का परिमाण गुणा दूसरे का परिमाण गुणा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो वेक्टर डीएस का परिमाण कितना है? डीएस ये लिख दिया हमने। वेक्टर आर कैप जो कि यूनिट वेक्टर है उसका परिमाण कितना है? 1 होता है यूनिट वेक्टर। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा, उसका कॉस, कॉस थीटा। तो बेसिकली बन गया ds cos थीटा, ds इंटू 1 इंटू कॉस थीटा अपना आर स्क्वायर। तो बना ds cos थीटा अपना आर स्क्वायर। इसको आप याद रखिए, आप सीधे इसको याद रख सकते हैं। डी ओमेगा इज इक्वल टू, याद रखेंगे इसको भी, गॉस थ्योरम में यूज आएगा। ds cos थीटा अपना आर स्क्वायर, डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपना आर स्क्वायर। डी ओमेगा क्या है? इस सरफेस के द्वारा, ये सरफेस है ds, ds क्षेत्रफल है, उसके द्वारा आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, ये बिंदु आर दूरी पर स्थित बिंदु है, यहां से आर दूरी पर स्थित बिंदु है, ठीक है, पर अंतरित घनकोण कितना होता है? ds cos थीटा अपना आर स्क्वायर। बात आती है थीटा क्या? थीटा है बिंदु से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा, ये वाली मिटा देते हैं, फिर एक बार देख लीजिए। बिंदु से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा ये वाली गलत बन गई, ये ए वाली, ठीक है, ये ए इस डायरेक्शन में, और वेक्टर ds के बीच बनने वाला कोण वो थीटा है, ठीक है। यानी कि जो पृष्ठ है, पृष्ठ के तल पर लंब वेक्टर ds, और बिंदु से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण वो थीटा है, तो ठीक है। और ds क्या है? ds पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये ds है, ये ds है। और r क्या है? जिस बिंदु पर घनकोण है, ठीक है, वहां से पृष्ठ तक की दूरी है, यहां तक की दूरी, ये r है। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, ds थीटा और r। और ये जो है अंतरित घनकोण ये वाला है, ये घनकोण इतना होता है। तो ये घनकोण समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। आप इसको बार बार देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, आपको और क्लियर होता चलेगा। ये घनकोण समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ds ये सब चीजें मैंने डिस्कस कर दी। ds पृष्ठ क्षेत्रफल s के लघु क्षेत्रफल अवयव एरिया एलिमेंट, लघु क्षेत्रफल अवयव एरिया एलिमेंट का क्षेत्रफल है। वेक्टर ds क्या है? वेक्टर ds लघु लघु क्षेत्रफल अवयव ds का क्षेत्रफल सदिश है, इसका क्षेत्रफल सदिश है, ये भी हमने देख लिया। वेक्टर r क्या है? लघु क्षेत्रफल अवयव ds ये का, इसका, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है वेक्टर r, ठीक है। और r कैप क्या है? इस स्थिति सदिश का इस दिशा में एकांक सदिश है, हमने देखा एकांक सदिश r कैप, वेक्टर r का एकांक सदिश r कैप। और थीटा, थीटा भी हमने देख लिया। r की वेक्टर r या वेक्टर r कैप की दिशा जो है ये वाली, और वेक्टर ds के बीच का कोण है, वेक्टर ds और वेक्टर r के बीच का। अब आती है बात संपूर्ण घनकोण की। संपूर्ण घनकोण क्या होता है? अभी तो हमने घनकोण क्या देखा? एक छोटे से एरिया से किसी बिंदु पर अंतरित घनकोण, ये देखा। अब बात आती है संपूर्ण घनकोण का, मतलब जब हमारे पास बंद पृष्ठ होता है ना, पूरा ऐसा बंद पृष्ठ, तो अभी हमने छोटे से एरिया से देखा उसके, तो पूरे से, अगर पूरे सरफेस से, पूरे के पूरे सरफेस से उसके अंदर किसी बिंदु पर घनकोण अगर करें तो उसको हम संपूर्ण घनकोण कहते हैं। तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये जो अभी हमने देखा था उसको दोबारा ले लिया हमने, अभी तक तो हमने केवल यहां से देखा था बेटा, तो ऐसे ऐसे इसके इसके द्वारा अंतरित घनकोण ये वाडी ओमेगा। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे सरफेसेस हम ले लेंगे, यहाँ पर भी ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, पूरे सरफेस पे ले लेना, पूरे सरफेस, ठीक है। यहाँ से अंतरित घनकोण अगर चाहिए तो ये वाला, इससे चाहिए तो ये वाला, इससे चाहिए तो ये वाला, इससे ये वाला, इससे ये वाला,
ऐसे ऐसे जितने भी हमारे पास डी ओमेगा आएंगे, ठीक है, ये डी ओमेगा आएंगे ना, सब डी ओमेगा, ये डी ओमेगा, ये डी ओमेगा, इन सब का टोटल, तो आप समझ रहे होंगे इनका टोटल कैसे होता है। समाकलन करते हैं, फिर वही बात, ठीक है। तो समाकलन करें, जो हमने पीछे पढ़ा ना, डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, उसका समाकलन कर देंगे, तुम्हारा संपूर्ण घनकोण आ जाए। तो देखते हैं कितना आता समाकलन करके, इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, याद रखेंगे इसको। संपूर्ण घनकोण जो होता है 4 पाई, किसी भी बंद पृष्ठ, कंप्लीट बंद पृष्ठ के द्वारा उसके भीतर किसी, ऐसा कोई जरूरी नहीं ये पॉइंट सेंटर में चाहिए, कहीं पे भी ये पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ पर भी अंतरित घनकोण क्या होता है, टोटल 4 पाई स्टेरेडियन होता है, यहाँ पर भी 4 पाई स्टेरेडियन, यहाँ पर भी 4 पाई स्टेरेडियन। बाहर होगा तो बाहर नहीं, बाहर कुछ और, ठीक है, वो संपूर्ण होगा ही नहीं, तो वो तो ऐसे आएगा ना, इससे मिलाओगे ऐसे, ये ऐसे, ऐसे आएगा, बाउंड्रीज को मिलाओगे तो ये 4 पाई नहीं बनेगा। 4 पाई का बनता है जब कोई अंदर होता है, उस पृष्ठ के भीतर होता है कोई, ठीक है, कोई पॉइंट, तो उस पॉइंट पर भीतर किसी बिंदु पर जो घनकोण होता है, संपूर्ण घनकोण का मतलब, इसको मतलब समझिए डी ओमेगा सारे का टोटल करेंगे तो ये बनेगा संपूर्ण घनकोण। और वो याद रखना 4 पाई स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है मात्रक किसका, घनकोण का, और प्लेन एंगल का मात्रक रेडियन होता है, लेकिन घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। 4 पाई जो होता है वो संपूर्ण घनकोण है, याद रखेंगे इसको, ठीक। आगे देखें, ये वैल्यू हमने देख लिया, अब आते हैं गॉस थ्योरम पे। देखो आपने सॉलिड एंगल समझ लिया, आपने फ्लक्स समझ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया, ठीक है, आपने क्षेत्रफल सदिश समझ लिया। तो इन तीन चीजों को समझने के बाद आप गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ पाएंगे। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है, प्रूफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी जो पेपर आया 2026 का बोर्ड, यूके बोर्ड का, उसमें गॉस थ्योरम को पूछ लिया गया, प्रूफ प्रूफ पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसलिए आप प्रूफ भी इसका सीख लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। स्टेटमेंट तो है ही सिलेबस में, लेकिन प्रूफ भी है और उसकी एप्लीकेशन भी सिलेबस में। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, कुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं जो कि हमने पढ़ा, फाई, उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, परिबद्ध से मतलब उसके द्वारा जो घिरा हुआ आवेश है, कोई बंद पृष्ठ है उसके द्वारा जो घिरा हुआ आवेश है, ठीक है, बंद पृष्ठ को, काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं जो कि बंद हो, ठीक है। तो उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, कितना होता है, उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता होती है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ये आप समझते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करना है, सिद्ध करना है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट का मैथमेटिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी देंगे आप, ये स्टेटमेंट तो है ही, इसके अलावा मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी देना है। तो किसी बंद पृष्ठ एस से परिबद्ध, कोई बंद पृष्ठ है एस है माना कि टोटल सरफेस से परिबद्ध आवेश कितना है, क्यू है, उसके अंदर घिरा हुआ जो आवेश है टोटल वो क्यू है, ठीक है। तो उससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, उससे बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। ये फ्लक्स जो होता है, क्योंकि बंद पृष्ठ है तो समाकल कैसे होगा, बंद पृष्ठ समाकल होगा इस तरह, ठीक है। ये कितना होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बंद पृष्ठ समाकल, ये तो फ्लक्स हुआ, और इसका वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है, तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक का जो पार्ट है ये तो आपने फ्लक्स में पढ़ा है, यहाँ तक ये इतना पार्ट तो आपने फ्लक्स में पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स है। और ये पार्ट है हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। गॉस थ्योरम कह रहा है जो किसी बंद पृष्ठ, बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो होता है उस पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ जो आवेश है, जैसे कि हमने कहा कि उस परिबद्ध आवेश क्यू है सपोज, तो उस आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, यानी कि क्यू क्यू पर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसका जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फ्लक्स है, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स बराबर क्या है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये स्टेटमेंट। तो किसी, अब आसानी से याद हो जाएगा, किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है।
और एप्सिलॉन नॉट को आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ये पढ़ चुके हैं पहले। देखिएगा यहाँ पर फिर हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, हमको इसका जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड ये वाला, ये निकालना, पहले फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स जैसे हमने पहले निकाला था फिर यहाँ भी निकालेंगे टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। पहले आपने छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालना है, ठीक है। एरिया एलिमेंट कैसा, अनंत सूक्ष्म एरिया एलिमेंट यानी कि डीएस, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए ये वाला अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा है डीएस, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल डीएस है। और इसके साथ जो एसोसिएटेड हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, इस पर डालेंगे लंब की दिशा में, इस पर डालेंगे लंब क्या है, वो ए डायरेक्शन है, ठीक है। ये वेक्टर डीएस हो गया, ठीक है। हर क्षेत्रफल के साथ एक क्षेत्रफल सदिश संबद्ध होता है, उसकी दिशा उस क्षेत्रफल या उस तल के पृष्ठ पर बाहर की ओर डालेंगे लंब की दिशा में होता है, तो बाहर की ओर, अंदर नहीं, बाहर, ठीक है। और यहाँ पर एक आवेश मान लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी है, कहाँ ये, इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर है, क्यू आवेश है, जैसे कि बताया कि क्यू आवेश है, माना कि परिवर्तन आवेश पॉइंट ऊपर। तो यहाँ से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें अगर इस पॉइंट पी पर, ठीक है, इस मतलब पृष्ठ पर, जो ये लघु पृष्ठ है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा और कितना होगा, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ से इसकी दूरी अगर आर है, ओ से लेकर के पी तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर आर है, ठीक है, और इसका स्थिति सदिश इसके सापेक्ष अगर आर वेक्टर आर है, सपोज ये वाला वेक्टर वेक्टर आर है, ठीक है, ये वेक्टर आर है और इसका परिमाण कितना है, आर है, यानी कि ओपी दूरी कितनी है, आर है। तो आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। दिशा सही दिखाएं तो वेक्टर ई और यहाँ पर आर कैप लगाएंगे, ये देखा था हमने, विद्युत क्षेत्र पढ़ा था हमने, एकल आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, ठीक है। आर कैप क्या है, बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है आवेश से, ये आवेश है और ये बिंदु है, ये मिलाने वाली रेखा की दिशा में एकांक सदिश है, यानी कि ये वाला वेक्टर आर कैप किस दिशा में होगा, एकांक सदिश, इसका परिमाण एक, ये आर कैप, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र पता है हमको यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, मतलब कहने का मतलब ये डायरेक्शन में, जो कि ये दिखा रखा वेक्टर है, और वेक्टर डेल्टा इसकी डायरेक्शन ये है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, वो तो आपने पढ़ा है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस करेंगे, ठीक है। और जिसका वैल्यू कितना होगा, बीच का एंगल अगर थीटा, तो ई डीएस कॉस थीटा ये होगा, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। बिंदु ऊपर स्थित प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, जो कि ओपी के अनुदिश है, सब बताया मैंने आपको। क्षेत्रफल डीएस से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट विद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, जो बताया ये वाला फॉर्मूला, फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, डी फाई ई बराबर, इससे गुजरने वाला डी फाई ई बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस बराबर होता है ई डीएस कॉस थीटा। अब आपको निकालना है सारे पृष्ठ से टोटल से, तो कितना होगा टोटल पृष्ठ से गुजरने वाला, समाकलन करेंगे इसका। और कैसा, चूंकि बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ समाकलन होगा, यानी इस तरह का, जैसे ये, ठीक है, वेक्टर डी फाई ई बंद पृष्ठ समाकलन करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। थीटा क्या है, वेक्टर ई वेक्टर डी एस के बीच का कोण है, तो बंद पृष्ठ समाकलन करेंगे, डी फाई ई का वैल्यू पहले निकाल दीजिए, ई डी एस कॉस थीटा, ई का वैल्यू अभी हमने देखा था कितना था, 1 अपॉन, ये था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका परिमाण था ना ई का, ठीक है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर इसके कारण, तो ये वैल्यू हमने ई का रख दिया, ई का वैल्यू कितना, 1/4πε0, 1/4πε0 ऐसे कर दो क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन गया, और आगे क्या ds, तो ds आ गया, आगे क्या cos थीटा, तो cos थीटा आ गया, तो ये बन के आ गया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू रखने पर ये आ गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर एक टर्म आ रहा है बस, और इसको मैंने कहा था ये क्या है, इसके द्वारा यहाँ पर अंतरित घनकोण जो डी ओमेगा है, ये कितना है, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मैंने कहा था इसको याद रखना, तो इसकी जगह हम डी ओमेगा लिख सकते हैं इसकी जगह, तो बनेगा क्या, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया,
Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ये डी फाई ई का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका आपको इंटीग्रेट करना है पूरे पृष्ठ के लिए, यानी कि बंद पृष्ठ समाकलन करेंगे। तो बंद पृष्ठ समाकलन करेंगे, कुल फ्लक्स निकालना है। तो बंद पृष्ठ समाकलन का फाई ई का, फाई बराबर ई डॉट डी एस का बंद पृष्ठ समाकलन, जो कि आएगा कितना, इसका वैल्यू तो हमने निकाल लिया था, ई डॉट डी एस का वैल्यू कितना निकाला था, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब इसमें क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा समाकलन के, केवल ये अंदर रह जाएगा डी ओमेगा। और इसका वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये क्या है, संपूर्ण घनफल। मतलब क्या है, डी ओमेगा, ऐसे से जितने भी डी ओमेगा आएंगे छोटे 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 छोटे, इस यहाँ पर के कारण ये डी ओमेगा, यहाँ के कारण ये डी ओमेगा, इसके कारण ये डी ओमेगा, इस सरफेस के कारण, ठीक है, ये छोटे छोटे जितने भी घनकोण आएंगे उन सबका टोटल, उसको बोलेंगे संपूर्ण घनकोण, जो कि होता है 4 पाई। तो इसकी जगह आप कर देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, 4 पाई, बाकी ये चीज ऐसी रह जाएगी, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो बचा गया क्यूब एप्सिलॉन। तो इसका राइट हैंड साइड ये था कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, इसके द्वारा जो परिबद्ध आवेश है, गॉसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश है कितना है, क्यू है, उसका कितना गुना, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, तो क्यू अपन एप्सिलॉन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और बस यही गॉस थ्योरम है हमारे पास। फाई ई इज इक्वल टू, ये तो हो गया फ्लक्स, ठीक है, और ये हो गया परिबद्ध आवेश, और ये हो गया एप्सिलॉन। तो जो कुल फ्लक्स होता है इसके द्वारा, गॉसियन पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, वह उस गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमारा गॉस थ्योरम है, ठीक है, और ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप प्रूव कर देंगे। तो एक दो बार आप देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी पर बार बार, तो आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन में आज हम पढ़ेंगे, मैंने जैसे बताया था आपको कि हम पढ़ेंगे एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के, चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, देखिए ये बहुत अनंत लंबाई का वायर है, ये वायर में धनावेश है, ठीक है, और एक समान रूप से वितरित है, ये नहीं कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो इसका हम निकालते हैं पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, सपोज करें हम इसकी लंबाई, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि इसकी लंबाई तो है एल, कैपिटल है पूरी लंबाई, और इस पर आवेश है क्यू, टोटल आवेश पूरा आवेश क्यू, क्यू लंबाई पर, तो एल लंबाई पर आवेश है क्यू, तो एक लंबाई पे कितना हो, अगर मैं एल बोलूं 10 मीटर, 10 मीटर पे आवेश है माना कि 50 कूलम, तो 1 मीटर पे कितना होगा, आप क्या करेंगे, 50 में 10 का भाग करेंगे, 5 कूलम, तो 5 कूलम पर मीटर हो गया, ठीक है, उदाहरण बता। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश क्या होगा, क्यू अपॉन एल, जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं, और इसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये रेखीय आवेश घनत्व, मान लीजिए इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर में होगा, ये कूलम में 1 मीटर में, तो लैम्डा कूलम पर मीटर जो है इसका रेखीय आवेश घनत्व मान लीजिए है, ठीक है, दिख रहा है, अब देखें लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है, लैम्डा कूलम पर मीटर इसका रेखीय आवेश घनत्व। तो 1 मीटर की लंबाई पे, 2 मीटर की लंबाई पे 2 लैम्डा, 3 मीटर लंबाई पे 3 लैम्डा, 4 मीटर पे 4 लैम्डा, और हमारे पास ये हमने पृष्ठ मान रखा है गॉसियन पृष्ठीय वाला, इतना बड़ा है गॉसियन पृष्ठ, आर इसकी त्रिज्या है और एल इसकी लंबाई है, तो इतनी लंबाई पर यहां से लेकर के यहां तक आवेश है ना, इस पृष्ठ के द्वारा घिरा आवेश तो इतना ही है, ये बाकी का आवेश तो क्या है, इस पृष्ठ के बाहर है, इसके बाहर है, गॉसियन पृष्ठ के बेलन के बाहर है, ये जो बेलन बन रहा है ना बड़ा वाला, ये बेलन बन रहा है, इस बेलन के बाहर है ना बाकी का आवेश, तो इसके अंदर कितना होगा, 1 मीटर पे एल, सॉरी लैम्डा, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, तो एल मीटर पे कितना, एल लैम्डा, तो इसके द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है इस बेलन के द्वारा, एल लैम्डा, ठीक है, तो याद रखेंगे, आगे हम यूज करेंगे इसको। तो हम कल्पना करते हैं इसके द्वारा हम इस पॉइंट पी पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, कितनी दूर है, आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, इस बिंदु का स्थित इसके सापेक्ष वेक्टर आर है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर आर, तो यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, स्मॉल एल लंबाई का, ये स्मॉल एल लंबाई का बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ जिसकी त्रिज्या है आर, ठीक है, और इस बेलन का जो ज्यामितीय अक्ष है, यानी कि सेंटर से वो होके जाने वाली लाइन,
उस लाइन पर ये रेखीय आवेश जो कि हमारा जो वायर है, जो आवेशित तार है, जिसकी वजह से हम विद्युत क्षेत्र निकालें, वो कहाँ है? इस बेलन की ज्यामितीय अक्ष पर है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, इस तरह से ये बेलन की हमने कल्पना कर ली। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कैसे लगाएंगे? गॉस थ्योरम कहती है कि जो भी हम गॉसियन पृष्ठ कल्पना करना है, ये कल्पना हमने करके सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ, ये वाला सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ जो भी जिस भी आकार का है, तो गॉसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना क्या होता है? उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होता है। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप इस गॉसियन पृष्ठ की सर्फेसेस देखिए। देखिए मैं सर्फेस बना रहा हूं। एक सर्फेस तो ये दिख रही है आपको, सपाट है, प्लेन, लेकिन वृत्ताकार है। एक दूसरी तरफ भी है, ये वाली, ये भी सपाट है, ये भी वृत्ताकार है। ठीक है, दो सर्फेस हो गई। और एक सर्फेस कैसी है? जैसे ये समझ लीजिए, आप बॉटल को समझ लीजिए, ठीक है। ये एक सर्फेस ऐसी आती है, ठीक है, जो S3 बोल रहा हूँ इसको। ये S3 ये वाली सर्फेस है, ये ऐसे, ठीक है, ये S3। और ये वाली S2 हो गई, S1 हो गई, और इसके ऊपर वाली टॉप वाली S1 हो गई, ठीक है। ये S2 हो गई, ये S1 हो गई, और ये S3। इस तरह से बेलन बन गया पूरा, ठीक है, बेलनाकार सर्फेस। तो तीन पृष्ठ है हमारे पास, इन तीनों पृष्ठों से फ्लक्स निकालने लगो। S1 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स φ1 कह दूं, S2 से गुजरने वाला φ2 कह दूं, और S3 से गुजरने वाला φ3 कह दें। तो इस तीन के अलावा तो और है नहीं पृष्ठ। तो पूरे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? इन तीनों का टोटल। अब हम तीनों को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? या देखिए, पहले हम इस सरफेस से निकाल लेते हैं। किससे? ये S1 से निकालते हैं, इस वाले से। कैसे निकालेंगे? हमने जब भी फ्लक्स निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक उस सरफेस पे हम छोटा सा लघु पृष्ठ ले लेते हैं, अनंत सूक्ष्म। तो ये ले लिया हमने, ये दिख रहा है आपको, छोटा सा ग्रीन कलर का, ठीक है। वेक्टर ds, इसके बाहर की ओर डाला गया लंब वेक्टर ds। और यहां पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये धनावेश है, इस पर है धनावेश पूरे पे, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी बिंदु पर उसको मिलाने वाली रेखा का निर्देश दूर होता है, और ऋणावेश की वजह से अंदर की तरफ होता है। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा? इधर की तरफ होगा। तो आप देख रहे हैं वेक्टर ई तो इधर है विद्युत क्षेत्र, और वेक्टर ds इधर है, बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स अगर आप निकालें, कितना? d φ1, किससे? इस छोटे से लघु पृष्ठ अवयव से, तो कितना आएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, ठीक है। और चूंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए बनेगा ई ds cos 90। cos 90 जीरो होता है, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। तो इससे जीरो होगा, तो ऐसे ऐसे जितने भी हम कर लेंगे सबसे जीरो होगा, यानी कि पूरे इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? जीरो। यानी कि φ1 का वैल्यू, टोटल φ1 करेंगे, d φ1 इन सब का टोटल करेंगे, समाकलन करेंगे, तो कितना आएगा? वो जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ भी होगा। यहाँ पे हमने एक छोटा लघु पृष्ठ अवयव ले लिया, बाहर की ओर डाला गया लंब इधर होगा, वेक्टर ds हो गया इसका, और वेक्टर ई क्या होगा? क्योंकि धनावेश है यहाँ, तो धनावेश के कारण क्या होगा? मिलाने वाले रेखा का निर्देश बाहर की तरफ होगा, दूर की तरफ। यह अभी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर भी अगर मैं φ2 निकालना चाहूं, d φ2, तो d φ2 क्या? इससे गुजरने वाला, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये भी ई ds cos 90 बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ये भी जीरो हो जाने वाला है, जीरो हो जाएगा। तो फिर हम इस पूरे से निकालेंगे अगर, तो क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। अब इसका समाकलन करोगे पूरे पृष्ठ किसके लिए? S2 के लिए, तो ये भी जीरो आएगा, φ2 जीरो हो जाएगा, φ1 भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। समतल पृष्ठ जो समतल पृष्ठ है ना, सपाट पृष्ठ, वृत्ताकार, दोनों साइड, ऊपर और नीचे वाले, यहां से तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स। अब रह गई केवल बात इसकी मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, यहां से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो, ठीक है। और आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? अगर r त्रिज्या का बेलन है, r त्रिज्या का बेलन है, इसकी लंबाई माना कि l है, जैसे कि बताया आपको, स्मॉल l लंबाई है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πrl होता है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है 2πrl। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको पता है 2πrl। इसमें भी हम वही काम करते हैं, एक लघु पृष्ठ अवयव लेते हैं छोटा सा, ये देखिए, ये इससे संबद्ध हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे, किधर को आएगा? वो आएगा इस दिशा में, बाहर की दिशा, बाहर की ओर डाला गया लंब की दिशा। और वेक्टर ई, चूंकि ये भी धनावेश है, तो धनावेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? मिलाने वाली रेखा का निर्देश दूर की तरफ, यानी कि इधर को होगा। आप देख रहे हैं वेक्टर ई भी इधर है,
वेक्टर ds भी इधर है। तो d phi 3 का मतलब इस छोटे से लघु पृष्ठ अवयव से गुजरने वाले, यहां से गुजरने वाला फ्लक्स वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। पहले समझ लीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। कितना आएगा? E ds cos 0 डिग्री बन रहा है एंगल, और cos 0 1 होता है तो कितना बनेगा? E इंटू ds आएगा। ठीक है, E इंटू ds आएगा। ये तो आया छोटे से लघु पृष्ठ अवयव, जो आपका वक्र पृष्ठ है ना, इसका छोटा से इतने लघु पृष्ठ अवयव से। अब आपको पूरे से निकालना है, पूरे से निकालना मतलब इस बेलन के पूरे हिस्से से निकालना है। तो ऐसे छोटे 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 पृष्ठ इस पे लेंगे, उन सबका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? समाकलन करना पड़ेगा। यानी कि आपको जब phi 3 निकालेंगे तो phi 3 कैसे निकालेंगे आप? t phi 3 जो हमारे पास आया, इसका समाकलन करेंगे पूरे पृष्ठ S3 के लिए, पूरे S3 पृष्ठ के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए। तो कितना आएगा? वेक्टर इसका वैल्यू आप लिखेंगे ई डी एस। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं कि चूंकि ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो, और यहाँ दूरी, हर जगह दूरी जो है वक्र पृष्ठ की दूरी इस तार से बराबर होंगी, यानी कि दूरी r तो बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा, सीधी सी बात है। परिमाण बराबर होगा, तो शायद त्रिज्या होती है बाहर की ओर त्रिज्या दिशा में, लेकिन परिमाण बराबर है, तो ई को हम बाहर ले सकते हैं समाकलन के, तो ई ले लेंगे बाहर, बचेगा के अंदर ds। और ये ds का मतलब क्या हुआ? ऐसे से जितने भी क्षेत्रफल हैं छोटे 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 छोटे, उनका टोटल। तो ये बेलन है माना कि, इसका यहाँ पर लिया ds, यहाँ पर लिया ds, यहाँ पर लिया ds, पूरे का क्षेत्रफल का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि आता है 2πr। तो इसका वैल्यू हो जाएगा E इंटू 2πrl। ये बनेगा आपके पास क्या? phi 3। ठीक है, तो phi 3 का वैल्यू ये आएगा, phi 1 और phi 2 तो जीरो आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? तीनों का टोटल, तीनों का टोटल यानी कि phi 3 के बराबर रहेगा, क्योंकि phi 1 phi 2 तो जीरो है। आप समझिए इसको। प्रति इकांग लंबाई पर आवेश लैम्डा है। जो कल्पित हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ये कल्पित है मतलब कल्पना कर रखी हमने इसकी। ठीक है, उसके सपाट पृष्ठ ये S1, ये S2, ये S1 और तीसरा S3। ठीक है, तो S1 और S2 के लिए तो हमने देख लिया, क्या लिखेंगे कैसे मैं बता रहा हूँ। S1 और S2 के लिए हम देख लिया कि वेक्टर E और वेक्टर ds 90 डिग्री, यहाँ भी वेक्टर E और वेक्टर ds 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? cos 90 जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इनसे गुजरने वाला फ्लक्स, यहाँ से इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स आपने, मैं जैसे कैलकुलेट करके बताया था, phi 1 बराबर क्या होगा? इससे d phi 1 का समाकलन करेंगे S1 के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा? E डॉट ds, और E डॉट ds का वैल्यू क्या आएगा? चूंकि इनके बीच एंगल 90 डिग्री है तो ये जीरो हो जाएगा, जैसे अभी समझाया था। ऐसे ही आप phi 2 भी निकालेंगे इस वाले पृष्ठ से, यहाँ भी E और ds के बीच का एंगल 90 है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो phi 2 बराबर क्या करेंगे? d phi 2 का समाकलन करेंगे, और d phi 2 का वैल्यू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, तो वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताया था आपको। अब आता है बात phi 3 की। तो phi 3 के लिए मैंने जैसे बताया, यहाँ पर जीरो नहीं पाएगा क्योंकि वेक्टर E इधर है, वेक्टर ds भी इधर ही है, तो दोनों के लिए जीरो एंगल है। तो वेक्टर E और वेक्टर ds phi जो S3 पृष्ठ है हमारा, वक्र वाला पृष्ठ, उसके लिए क्या है? उसके लिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। तो हम phi 3 जब निकालेंगे तो phi 3 के लिए आप क्या करेंगे? देखिएगा, phi 3 बराबर क्या करेंगे? d phi 3, जो हम यहाँ से इससे गुजरने वाला फ्लक्स अगर d phi 3 है, तो d phi 3 का वैल्यू कितना होता है? वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, और इसका वैल्यू होता है E ds cos, और एंगल दोनों के बीच जीरो है तो cos जीरो बराबर E इंटू ds। तो d phi 3 तो E ds आएगा, और उसका समाकलन करेंगे आप, तो E ds का समाकलन करेंगे तो phi 3 आएगा। phi 3 बराबर क्या आएगा? इसका समाकलन करेंगे पूरे पृष्ठ S3 के लिए, तो क्या आएगा? इसका वैल्यू आपने लिखा है E ds S3 के लिए, और E जो है हर जगह, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह बराबर है। क्यों? क्योंकि बराबर दूरी पर है, इसके पृष्ठ बराबर दूरी पर है तार से, वायर से। तो इसलिए ई को आप बाहर ले लेंगे, ई को बाहर ले लेंगे तो बनेगा आपके पास ई बाहर आ गया और ds रह गया अंदर S3। तो ऐसे से जितने भी छोटे छोटे ds क्षेत्रफल हैं, उन सब का टोटल क्या होगा? पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि 2πrl होता है। तो इसलिए क्या बनेगा? ये E इंटू 2πrl बन जाएगा आपका phi 3। तो देखिएगा, अब हम आगे इसी को दिखाएंगे आपको। ये बनेगा phi 3 बराबर E इंटू ds का समाकलन, जो कि 2πrl के बराबर। ठीक है, तो phi 1 जीरो, phi 2 जीरो और phi 3 का वैल्यू ये है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तीन ही पृष्ठ है, टोटल फ्लक्स phi e बराबर क्या हो जाएगा? phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, ये दोनों तो जीरो है, ये केवल रह गया ये वाला।
तो इसको टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0 + 0 + e × 2πr, तो e × 2πr ये कुल फ्लक्स आ गया। आपने गॉस थ्योरम में क्या पढ़ा था, जो कुल फ्लक्स होता है किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, वो क्या होता है, उस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश। तो ये गॉसियन पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये वाला, इसके द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, आवेश तो केवल वायर पे है, तो यहां से लेकर के यहां तक का आवेश कितनी लंबाई का, एल लंबाई, ये लंबाई तो एल है हमारी, एल लंबाई का आवेश, एक लंबाई पर आवेश कितना है, 1 मीटर लंबाई पर, वो लैम्डा बांध रखा हमने, लैम्डा बोला था हमने, 2 मीटर पर 2 लैम्डा, 3 मीटर पर 3 लैम्डा, एल मीटर पे एल लैम्डा। तो हमारे पास जो क्यू है ना, क्यू आवेश, वो कितना है, एल लैम्डा है हमारे पास, ठीक है, परिबद्ध आवेश एल लैम्डा है, क्योंकि एल लंबाई है और एक लंबाई पे लैम्डा आवेश है, लैम्डा कूलम, तो एल लंबाई पर एल लैम्डा, तो परिबद्ध आवेश कितना है, एल लैम्डा। तो परिबद्ध आवेश का कितना गुना, 1/ε गुना, यानी कि जो फाई ई हमारा, फाई ई हम लिखेंगे, फाई गॉस थ्योरम के हिसाब से परिबद्ध आवेश का 1/ε गुना ये लिखेंगे, और क्यू का वैल्यू आप लिखेंगे एल लैम्डा, और फाई ई का वैल्यू आप लिखेंगे ये वाला, ठीक है, और वैल्यू जैसे हम रखेंगे वैसे हमारे पास ई का वैल्यू आ जाएगा। तो करते हैं, देखिए गॉस प्रमेय से हम लिखेंगे फाई ई का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और फाई का वैल्यू हमने लिखा था 2πr l, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, टोटल फाई तो यही है, और क्यू का वैल्यू भी हमने देख लिया एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, तो एल से एल कट गया और इसमें ई भी था, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/2πε0, और आर भी आएगा, तो लैम्डा अपॉन आर, ये बन गया परिमाण। और दिशा आप देख रहे हैं, दिशा किधर है, वेक्टर की इधर है, यानी कि वेक्टर आर की दिशा में, वेक्टर आर की दिशा में परिमाण तो आपको चेंज नहीं करना, तो क्या करेंगे आप, एक अंक सदिश, तो वेक्टर आर की दिशा में एक अंक सदिश क्या होता है, आर कैप, इस दिशा में एक अंक सदिश आर कैप, तब गुणा करते हैं, बस ये होगा। और इसको चाहे तो 2πε0 को आप 4πε0 लिखें, दो का मैं ऊपर गुणा कर दूं, 2 लैम्डा कर दूं, और यहाँ 4πε0 कर दूं, चलेगा ना, हाँ, यहाँ पे 2 का गुणा किया और 2 का गुणा यहाँ भी किया, तो ये बन गया 4πε0, 1/4πε0 का वैल्यू आप डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है, 9 × 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, और साथ में आर कैप, ठीक है, बस हो गया आंसर, विद्युत क्षेत्र निकल गया। ई इंटू 2πr l बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इसकी जगह हमने, क्यू की जगह लैम्डा एल लिख दिया हमने, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ई का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ई इज इक्वल टू ये आ गया 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, 1/2π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, ये आ गया। वेक्टर स्वरूप में वेक्टर ई बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या करना है, आर कैप को गुणा करना है, क्योंकि परिमाण तो यही रहेगा, परिमाण नहीं चेंज होगा, परिमाण को चेंज नहीं करना तो क्या करना है, एक अंक सदिश का गुणा करना पड़ेगा, वेक्टर ई की दिशा में, वेक्टर ई तो इधर है, इसकी दिशा में एक अंक सदिश क्या है, इधर को वेक्टर कौन सा, वेक्टर आर भी है, तो वेक्टर आर की दिशा में एक अंक सदिश क्या होगा, आर कैप, तो आर कैप आप गुणा करेंगे, तो ये सदिश स्वरूप में आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया इसके लिए, तो ये हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये समझ में आएगा, ये बता दिया मैंने, आर कैप क्या है, वेक्टर आर की दिशा में एक अंक सदिश। अब एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, जो मतलब इसका तो नहीं है लेकिन हमने पहले पढ़ा हुआ, तो उससे रिलेटेड है। एक कप जल में कितने धन तथा ऋणावेश होते हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कैसा होता है। एक कप को हम ये मान के चलते हैं कि 250 ग्राम का, जैसे कि आपके क्वेश्चन में ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी, तो 250 ग्राम का अगर एक कप मान लेते हैं, तो 250 ग्राम जल, एक कप जल का मतलब 250 ग्राम। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, एक कप का मतलब हो गया 250 ग्राम जल, एक कप जल मतलब 250 ग्राम जल। अब आपको पता है कि एक मोल जो जल होता है, एक मोल, 1 ग्राम मोल जल, ग्राम मोल का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी पदार्थ का ग्राम मोल लेते हैं ना, तो उसके अणुभार को हम ग्राम में व्यक्त करते हैं, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। अब H2O में हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, परमाणु कितना होता है, 1 होता है ना, 1 होता है ना, और 2 है इसमें, तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का 16, परमाणु भार 16, तो 18 हो गए। तो एक अणु जो होता है 18 ग्राम, 1 ग्राम मोल जो होता है जल, उसके अणुभार को किस में व्यक्त कर दो, ग्राम में व्यक्त कर दो, तो 18 ग्राम जल होता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ग्राम मोल किसी भी पदार्थ का,
क्योंकि 1 ग्राम मोल हर पदार्थ का जो होता है उसमें एवोगैड्रो नंबर जो बोलते हैं ना 6.023 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पदार्थ में। जैसे 1 ग्राम मोल जल का मतलब 18 ग्राम जल में कितने अणु होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। यानी कि 18 ग्राम जल में ध्यान दीजिएगा कितने एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु किसके जल के। ठीक है, तो 1 ग्राम जल में कितने होंगे भाई 18 से भाग कर दीजिए, समझते जाइएगा, फिर आगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो 18 से भाग कर देंगे तो इतने अणु होंगे 1 ग्राम में। हमारे पास 1 कप कितना है 250 ग्राम का, तो 250 ग्राम यानी कि 1 कप में कितने होंगे 1 कप में 250 ग्राम, तो 250 ग्राम जल में कितने होंगे 250 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18 इतने अणु हैं किसमें 1 कप जल में। 1 कप जल में अणुओं की संख्या आ गई। अब एक अणु में जल के एक अणु में हमारे पास 10 जो है इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं। कैसे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन होगा 1 हाइड्रोजन में, लेकिन हाइड्रोजन कितने जल के अणु में 2, तो कितने हो गए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 1 2 है तो 2 1 दूने 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे 8 और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने हो गए 8 और 2 एकम 2 10, तो 10 प्रोटॉन हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एक अणु में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब एक कप में इतने अणु हैं और एक अणु में कितने 10 प्रोटॉन है। ठीक है, और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो हम क्या करेंगे इतने अणु हैं तो कितने प्रोटॉन होंगे गुणा 10 कर दो, इतने प्रोटॉन की संख्या और इतना ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है मतलब इतने होंगे, और ये इतने प्रोटॉन की संख्या आ गई मेरे 10 से गुणा, और इतने ही इलेक्ट्रॉन भी है, और हर इलेक्ट्रॉन या हर प्रोटॉन पे कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अंतर क्या है प्रोटॉन पे पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है फिर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से, इतना चार्ज आएगा बस पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव भी आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमने करना है, तो इसको जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जितना मैंने बताया वो आपको अगर समझ में आ गया, तो जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल, एक मोल में 18 ग्राम, एक कप जल में होंगे कितने मोल 250 में 18 का भाग। ठीक है, अब जल के प्रत्येक मोल में अणुओं की संख्या होती है एवोगैड्रो नंबर Na 6.0 मैंने भी बताया इसके बराबर एक मोल, और हमारे पास इतने मोल आ रहे हैं। ठीक है, एक कप में, तो एक कप में कुल कुल जो है अणु कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक कप में अणु आ गए। ठीक है, अब हर अणु में कितने प्रोटॉन है 10। ठीक है, एक कप में इतने वो आ गए हमारे पास क्या अणु, इतने अणु हो गए अणुओं की संख्या, और हर अणु में कितने 10 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन, तो कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, तो 10 से और मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोटॉन की संख्या आएगी, और हर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, सॉरी आवेश कितना है इतना है, तो 10 के साथ इसका भी गुणा कर दो तो क्या आएगा सीधे आवेश आ जाएगा मेरे पास। तो कितना बन के आ रहा है याद रखेंगे 1.34 × 10⁻7 कूलम का आवेश। ठीक है, आवेश का परिमाण इतना है। अब दोनों उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है, केवल प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इतना है प्लस में, और नेगेटिव भी इतना ही होगा इलेक्ट्रॉनों की वजह से। एक कप जल में धनावेश प्लस में इतना, एक कप जल में ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इतना नेगेटिव। तो इस तरह से आपको निकालना है एक कप जल में धनावेश कितना, एक कप जल में ऋणावेश कितना, ये कैलकुलेट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कभी कभी उदाहरण के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को हर लेसन के उदाहरण जो है वो आप जरूर करेंगे, जो सॉल्व एग्जाम्पल है, बाकी अनसॉल्व भी करेंगे, लेकिन ये आपके पास होमवर्क है। ये होमवर्क आपको गूगल मीट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको हल करके हमारे पास गूगल मीट में ही आप इसको
सॉरी गूगल में नहीं, गूगल क्लासरूम के अंदर, गूगल क्लासरूम में आपको मिलेगा। वहाँ हमारे पास फ़ोल्डर बने हुए हैं लेसन वाइज़, ठीक है? पिछली जो वीडियोज़ हैं हमारी वो सब उसमें पड़ गई हैं, मतलब वीडियो के लिंक पड़ गए हैं, और साथ ही साथ हमारे पास जो है जितने पीडीएफ हैं इन वीडियोज़ के, जो हमने स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ के रूप में डाल रखा है उसमें। उसके अलावा जो होमवर्क हैं पिछली 3 कक्षाओं के, वो होमवर्क भी वहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है? इसका भी होमवर्क वहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से होमवर्क भी करते रहें, उन पीडीएफ्स को भी पढ़ें, और वहाँ से आपको सभी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएँगे, ठीक है? ऑर्गनाइज़्ड है पूरा, मतलब लेसन 1 के वीडियोज़ एक जगह मिलेंगे, लेसन 2 के वीडियोज़ एक जगह मिलेंगे, तो उसको आप अच्छे से गूगल क्लासरूम को देखें। गूगल क्लासरूम में अगर जॉइन नहीं हुए हैं तो लिंक आपको भेज दिया गया है, तो उस लिंक के आधार पर वहाँ जॉइन कर लें। बस, तो आज के लिए फिर यहीं पर हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू एंड कीप लर्निंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।